ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये क्वाड्रेटिक नाम का जो वर्ड है, ये पहले भी सुना है ना तुम लोगों ने कि नहीं सुना? क्वाड्रेटिक वर्ड, बताओ हाँ या ना। कहाँ पे सुना है? चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में। हाँ। डिग्री के हिसाब से 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। जिनकी डिग्री 1 लीनियर, जिनकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 3 क्यूबिक। और चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो लीनियर वर्ड है ना, इसमें इस लीनियर वर्ड का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होगी 1। यानी वेरिएबल की पावर 1 होने की वजह से वो जो चैप्टर 3 में इक्वेशंस थी उनका नाम लीनियर इक्वेशंस था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को, सबसे ज्यादा रियल लाइफ में अगर यूज किसी चैप्टर का है तो वो यही है। तुम्हें डायरेक्ट रियल लाइफ में इस चैप्टर का यूज दिखेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है। अभी मैं तुम्हें एक दो एप्लीकेशन बताऊंगा, देखना ध्यान से। जैसे कि, अच्छा, रियल लाइफ एप्लीकेशन से पहले एक चीज समझो। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सब जानते हैं, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है: ax² + bx + c = 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ये, ax² + bx + c। और इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो और लगा दूं इसमें। इसमें क्या करूं? एज इक्वल्स टू जीरो, ये कर दिया मैंने। तो अब ये क्या पता है क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना सा अंतर है कि इक्वल्स टू जीरो लगाओगे तो इक्वेशन, मैंने तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया था, इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर बीच में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे एक्सप्रेशन है, तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ये माइक ऑन किसने किया है? रजत, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? हाँ, अब सुनो ध्यान से। मैंने क्या बताया कि अगर ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ इतना ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल भी है, समझ में आया? पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। और एक्सप्रेशन में अगर इक्वल आ गया साथ में, इक्वल टू और समथिंग कुछ वैल्यू सामने भी है, तो अब ये इक्वेशन हो गई। इधर अकेला ये लिखा है तो ये पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना ये चीज। ये पार्ट पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और पूरी को क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है रजत? हम्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का सफर बस इतना ही है कि इक्वल टू जीरो आ जाता है इसमें। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और रियल लाइफ में यूजेज कैसे हैं? अच्छा देखो, ध्यान से सुनना। मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि हमें एक 300 मीटर स्क्वायर का फील्ड बनाना है, मतलब उसका एरिया रखना है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कंडीशन दे दूं कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के दुगने से एक ज्यादा हो। जितना मतलब उसकी विड्थ हो, उसके डबल से 1 मीटर ज्यादा होनी चाहिए उसकी लेंथ। तो बताओ कितनी लंबाई और चौड़ाई रखूं मैं उसकी? मुझे एक ऐसा फील्ड बनाना है, ऐसा ग्राउंड बनाना है रेक्टेंगल शेप का, जिसका एरिया तो होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम ये ऐसी चीजें निकालने के लिए हमें जो चीज यूज करेंगे वो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे होंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है एक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक फील्ड बनाना है, देखना समझना। हमें एक बनाना है फील्ड रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। और एक कंडीशन और है
कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा होना चाहिए, दुगने से भी एक ज्यादा। जैसे अगर तुमने, जैसे ये विड्थ है, ये लेंथ है, अगर विड्थ को x मीटर मान रहे हो तुम, कितना मान रहे हो, x मीटर्स, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 मीटर्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये कहना चाह रहा हूं मैं कि एरिया रखना है 300, लेंथ जो है विड्थ के डबल से भी एक ज्यादा होनी चाहिए। तो इस, ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है। इस मतलब सिचुएशन में मैं पूछूं बताओ लेंथ और विड्थ बताओ कितनी कितनी होंगी वो, तो ये चीज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ के नहीं आया बच्चों? हाँ, ये जो है हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और आगे करेंगे। बताओ बेटा रजत, बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? नहीं? तो इस प्रकार के बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हम जो है आगे चैप्टर में कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर थर्ड चैप्टर था, उसमें भी बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस ही तो हैं। वैसे ही ये भी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसी प्रकार के एप्लीकेशंस हम सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा, आगे चल के समझाऊंगा, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी बताऊंगा और इस जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आया? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो और लगा दिया हमने, इक्वेशन बना दी, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना दिया। तो इक्वेशन बनाओगे तो इक्वल टू जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये अब जो बनी ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ये। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम सबसे ज्यादा पावर का टर्म लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, और इक्वल्स टू में होगा जीरो, उधर कुछ नहीं छोड़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अच्छा, तुमसे पूछे बताओ, कोई एक इक्वेशन लिख दे और बोले कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में है, पहला क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज 2.4.1 का, कि बताओ, कुछ इक्वेशंस दे देगा, बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। उसको इक्वेशन के लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरी तरफ जीरो, बाकी सब इधर। फिर एक चीज देखो कि एक्स स्क्वायर से ज्यादा पावर का टर्म मौजूद तो नहीं है कहीं, क्यू वाला टर्म तो कहीं मौजूद नहीं है। अगर क्यू वाला टर्म मौजूद हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो क्यूबिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म ऐसा तो मतलब ये क्वाड्रेटिक वाला टर्म, ये जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये गायब तो नहीं है कहीं, इसमें है ही नहीं, ऐसा हो कि ये है ही नहीं, एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तब भी ये जो है क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो कंडीशन ये है कि एक तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, यानी कि डिग्री टू वाला, बेसिकली यानी एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद होना चाहिए, साथ में इससे ज्यादा पावर का टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो, ठीक है। और फिलहाल तुम्हें जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि दिस, क्या हो गया? हाँ, बाकी जैसे मैं, देखना ध्यान से देखना, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 7x² प्लस 5 = 0, ठीक है, पहला। दूसरा, x² - 2x = 0, ठीक है, तीसरा। 5x + 8 = 0, और चौथा 6x² - 7x + 1 और =0। अब मुझे तुम लोग एक चीज बता दो कि इनमें से कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। समझ में अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया था, दो कंडीशन बताई थी सिर्फ, क्या? एक तो ज्यादा पावर का टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा पावर का मतलब एक्स स्क्वायर वाली से ज्यादा पावर का नहीं है, एक्स क्यू, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ऐसा कोई टर्म मौजूद नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें देखो पावर 2 है हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें नहीं है, देखो इसमें, मतलब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, किसी में भी ज्यादा पावर का टर्म तो मौजूद नहीं है। दूसरी कंडीशन बोली थी मैंने तुम्हें कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो ये तीन इक्वेशन ऐसी हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, क्या क्या? एक तो
ज्यादा पावर का टर्म मौजूद नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए तो है। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली नहीं है। समझ में आया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्स वाला टर्म है या कांस्टेंट नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है इस वाले टर्म पे, स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म इसे क्वाड्रेटिक बनाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताना मुझे एक बार। देखो इसको करना पड़ेगा सोल्व पहले। कैसे? इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, सब इधर उस तरफ जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो होल क्यूब वगैरह जो भी आइडेंटिटी लग सकती है लगा दो। ठीक है। इसको जब खोलोगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 a और बी स्क्वायर। ठीक है। तो एक चीज देखना, अब आगे सॉल्व कर हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स क्यूब का टर्म किसी से कट सकता है ना, वैसे किसी से नहीं कटेगा, एक्स क्यूब इसमें रह जाएगा, एक्स क्यूब रह गया, यानी एक्स स्क्वायर से ज्यादा डिग्री आ गई, ज्यादा पावर का टर्म इसमें आ गया, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल हटा दो इसे। ठीक है, ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है बस। क्या क्या? कंडीशन नंबर 1 कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, उससे ज्यादा पावर का टर्म नहीं होना चाहिए। नोट इट डाउन बच्चों। समझ में आया सबको? हाँ, बहुत आसान है ये, इसमें है नहीं कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला चैप्टर नहीं है ये भी, शुरुआतों में। बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स तो देखेंगे जो भी है, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत आसान है ये। इसमें सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, क्या क्या कारण है, वो लिख लो बस तुम। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ ऐसे करने को, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है करके बताना। हम्म। तो मैं रुक गया बेटा, रह गया तो। हम्म। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बताना कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
या नहीं है? बताओ बच्चों। पहली नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है। थर्ड वन। तीसरी है या तीसरी नहीं है? और फोर्थ वन? हम्म। फोर्थ वाली है। ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि ठीक है आंसर। देखो पहली वाली क्यों नहीं है, उसका रीजन। सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। इसको सॉल्व करेंगे जब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करता हूं मैं, यहाँ करता हूँ सॉल्व। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू वन, एक्स। और माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू वन, टू। इज इक्वल्स टू, इसका इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और माइनस एक्स, और माइनस थ्री। ठीक है। अब सबको इधर उठा के ले आओ, या पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा। जैसे एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस थ्री। सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, और इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा देखो, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इस वजह से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बचेगा क्या, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो गया। थ्री प्लस टू फाइव, और इक्वल्स टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, वन। इसकी डिग्री वन होने की वजह से एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी कि दो ब्रैकेट्स का इनका इंटू कर लेते होगे आपस में। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जैसे ये भी नहीं आता। आगे देखो सेकंड वाला। मैं सेकंड वाला इधर कर देता हूँ, यहाँ पे देखना। सेकंड वाले में क्यूब है, होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी। थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। थ्री इंटू ए और इंटू बी का स्क्वायर। और इक्वल में क्या है, इक्वल में इन दोनों ब्रैकेट, मतलब इसका इस ब्रैकेट के साथ इंटू, टू एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये टू एक्स क्यूब बनेगा। टू एक्स का वन में करेंगे तो माइनस का टू एक्स बनेगा ये। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब, दो का क्यूब आठ,
और टू थ्री या सिक्स एक्स स्क्वायर, और दो का स्क्वायर चार, चार इंटू तीन 12x, और इनको इधर ले आएंगे तो -2x³ और +2x, नहीं एक मिनट, हाँ सही है सही है, और +2x, हाँ, और =0। तो अब एक चीज देखो, x³ पॉजिटिव, 2x³ नेगेटिव, इनको सॉल्व करोगे तो एक x³ माइनस का बच जाएगा, और एक x³ माइनस का बच गया, यानी एक्स स्क्वायर वाले से ज्यादा पावर का टर्म आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक हो गई है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा सबको। ये यहाँ पे मैंने a+b का होल की आइडेंटिटी यूज करी है, ये वाली, इसका अंदर इंटू कर दिया। प्रिंस बाबू बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है ना, ठीक है। देखना बच्चों, अब तीसरा वाला, इसको करते हैं। ये है हमारा x² +3x +1, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे a-b का होल स्क्वायर है। a-b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a² +b² -2 × a × b। इसे, हाँ देखो, x² +3x +1 और इक्वल्स टू x², और एक सेकंड, दो था यहाँ पे, चार गलत लिख दिया मैंने, ये दो का स्क्वायर चार, -2 × 2 = 4x। इन सबको इधर ले आओ, यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे भी x² कट जाएगा, x² +3x +1 -x² -4 और +4x, और इक्वल्स टू 0। ये x² से x² हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या क्या, 3 + 4 7x, और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे x² का टर्म नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर हो गई। हाईएस्ट पावर 1 है इसमें, वेरिएबल की। समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो बस मुझे। बोल दो बच्चों एक बार। आ गया, गुड, वेरी गुड। किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हो, देखो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये आसान चीज है, तो सब बच्चों को समझ में आ रही होगी, इस वजह से मुझे लग रहा है कि बार बार पूछने की जरूरत नहीं है इसमें। आखिरी वाला, वो देखना, आखिरी वाले में यहाँ पे इधर क्यूब है, ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक उस तरफ कोई भी चीज है इधर लेके आओ, फिर यहाँ पे क्यूब से क्यूब कटने का चांस बनना है। जब a-b का होल क्यूब इधर खोलोगे तो एक x³ का टर्म आएगा, वो इससे कटेगा। समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक हो तो सकती है, देखेंगे अभी। ये तो एज इट इज यहीं लिख लो, x³ -4x² -x +1, इसका होल क्यूब खोल दो। होल क्यूब खोलोगे तो ये देखो, a³ -b³ -3a²b, 3 × a² इंटू b, 3a²b +3ab², 3 × x और 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, x³ -4x² -x +1 इक्वल्स टू x³ -8 -3 × 2 = 6x² +2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 = 12x। ठीक है, इन सबको इधर उठा लाओ इस तरफ, और उसके बाद सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो, x³ से x³ कट जाएगा, लेकिन x² वाला टर्म बचेगा। चलो मैं कर देता हूँ खुद से ही, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। x³ -4x² -x +1, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का, ये इधर आएगा प्लस का, और ये इधर आएगा माइनस का, 12x। ठीक है, और इक्वल्स टू कुछ नहीं बचेगा, उधर 0 बचेगा। सब इधर ले आए तो साइन चेंज हो जाते हैं उधर से इधर लाने में। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये x³ से x³ कट जाएगा। यहाँ पे 6x² पॉजिटिव में से 4x² नेगेटिव जब घटाए जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2x²। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, 6x² -4x² हो गया 2x², और x² गया, x वाला टर्म, हाँ, 12x नेगेटिव, एक और x नेगेटिव, 13x नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, एक और 1 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, और इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² का टर्म मौजूद है, उससे ज्यादा पावर का टर्म नहीं है,
तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सिर्फ ये वाली थी, बाकी तीन क्वाड्रेटिक नहीं निकली जब हमने चेक करी तब। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। अंकुर बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। अब सुनो ध्यान से सब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1, उसके मैंने ये मतलब 8 पार्ट्स हैं टोटल, उसमें उसमें से 4 उठाए हैं मैंने, बाकी के तुम खुद से करोगे, ठीक है, होमवर्क है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये मिटा रहा हूँ, देखना फिर। देखना बच्चों, आगे हो। अभी तक जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है अच्छे से समझ ली है, ठीक है। जनरल फॉर्म समझ में आ गई होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम से ही पता है अच्छे से, कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या होती है। कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, और अकेला टर्म सी होता है, और साइन एन में जो भी होते हैं साथ में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² माइनस 4x+3 है, तो जो माइनस 4x है वो बी की वैल्यू होगी पूरी, मैं साइन साथ में लेते हैं हम, ये भी बताया तुम्हें अच्छे से। चैप्टर 2 जब पॉलिनोमियल किया था तो तुमने रिलेशनशिप वेरीफाई करी थी, वहां से तुम्हें ए बी सी की वैल्यू अच्छे से आती है, ठीक है। चलो अच्छी बात है ये। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। सॉल्व करना तो तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सबको आता है, जो चैप्टर 2 में जीरोज निकालते थे तुम, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जीरोज निकालना, फिर जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस किए हैं तुमने खूब, ठीक है। यहाँ पे जीरोज नहीं बोलते हैं, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगे उन्हें रूट्स बोलेंगे। सबसे पहली चीज, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, उन एक्स की वैल्यूज को जीरो से नहीं बोला जाएगा, उनको हम बोलेंगे रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी सॉल्व नहीं करनी है, फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड, कि 300 मीटर स्क्वायर का हमें एक फील्ड बनाना है, स्क्वायर फील्ड, सॉरी रेक्टेंगल से फील्ड, जिसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से के दुगने से 1 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। यही तो था क्वेश्चन, कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये सिचुएशन बननी है कहीं ना कहीं। इस सिचुएशन में हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक, वो देखो ध्यान से। और चाहे स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर रेक्टेंगल का एरिया का क्वेश्चन आ जाए, वो ऐसे ही होंगे सब। देखना ध्यान से। तो मैं उसने एरिया फिक्स दे दिया कि 300 रखना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है ये पता होगा सबको, हाँ या ना। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दो बच्चों, कोई एक बच्चा जल्दी से। एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी देखो, ये तो होगी लेंथ, ये होगी विड्थ। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ये लेंथ हो गई और ये हो गई विड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, एरिया के, जो कि 300 है। तो यहाँ से लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया, ये रखेंगे, यहाँ से हमें अपने आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो कैसे, एक्स का अंदर इंटू करेंगे 2x में, 2x² बनेगा, एक्स का 1 में करेंगे एक्स मिलेगा 300, उधर पॉजिटिव का, इधर आके नेगेटिव का, उधर जीरो हो गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाला है, कांस्टेंट टर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो मैच कर रही है। ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -300 है। समझ में आया या नहीं आया? इस प्रकार से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। यस या नो बोलो एक बार, समझ में आया या नहीं आया? तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस मिलेंगी हमें, जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब, अगला क्वेश्चन इसी जैसे एक और बताता हूं मैं तुम्हें, कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे, फॉर्म कैसे करते हैं, देखना ध्यान से।
और हाँ, अब इसको जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तो ऐसे ही होता था, जब हम जीरोज निकालते तो इक्वल टू जीरो लिखते थे उसमें भी, फिर एक्स की वैल्यूज निकालते थे सॉल्व करके, तो वो जो एक्स की वैल्यू जीरोज होती थी यहाँ रूट्स होते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू आएंगे वही इसका आंसर है, जो एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वही इस क्वेश्चन का आंसर होंगी। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम कर रहे होंगे क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही, अगर यहाँ पे अगर मैं एरिया जो है एक काम करते हैं, इसको ये बताओ तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? इससे पहले तो ये बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? बताना करके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लो इसे, इक्वेशन है वैसे तो, इसको सॉल्व करके बताओ, जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते थे उसी प्रकार से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के बताओ सॉल्व करके एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं इसमें। बताओ बच्चों कर पाओगे या नहीं? कोई है सॉल्व करने वाला? देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है हमारा, कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि ए होता है उसका मल्टीप्लाई सी के साथ किया जाता है, यहाँ पे ए और सी का इंटू करेंगे तो माइनस का 600 आ रहा है। ठीक है, अब हमें 600 को ऐसी दो नंबर्स में तोड़ना है, मतलब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखो माइनस का आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके बनाना चाहिए, यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तरीका सबसे बढ़िया क्या है, इसके फैक्टर करके ही पता कर सकते हो तुम, इसके जो है फैक्टर्स करके पता कर सकते हो। क्या धीरज? अरे एक एक करके बोलो, धीरज क्या कह रहे हो दोबारा से बोलो। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये इस मतलब तुमने ब्रेक कर दिया है, 24 25 में हो जाएगा ये ऐसा? हाँ तो ठीक है, सही है, क्योंकि 24 × 25 करके 600 भी आ जाएगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, तो ये जो है 25x माइनस 24x में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 25x माइनस 24x और माइनस 300 और इक्वल्स टू 0, कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, नहीं 2 तो नहीं आएगा, ओनली x आएगा, x आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ प्लस का 25। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 24 तो नहीं आने वाला कॉमन, 12 आ जाएगा, लेकिन 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x और प्लस का 25 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 25 एक तो मतलब ये कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है, x माइनस 12 और इक्वल्स टू 0, तो या तो ये जीरो के इक्वल या वो जीरो के इक्वल, तो यहाँ से या तो ये जीरो के इक्वल या फिर हमारा ये चीज जीरो के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 25.2, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 12। दिख रहा है बच्चों? ये वाला नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है तुम्हें, -25.2, ये -25.2। नेगेटिव में कभी लेंथ या विड्थ हो सकती है किसी चीज की? कभी नहीं हो सकती। रियल लाइफ में चीजें नेगेटिव में होती नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? साइड वगैरह रेक्टेंगल की नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इस जगह पे लिख देंगे, छोड़ देंगे इसे। एक्स की वैल्यू होगी 12, एक्स क्या है? विड्थ। अच्छा, और एक्स की वैल्यू उठा के जब इसमें पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 2 × 25 सॉरी 12 + 1,
24 + 1 आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि एक्स की वैल्यू 12 यानी विड्थ तो आ रही है 12 मीटर, और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, लंबाई है वो 25 मीटर आ रही है। ये चीज समझ में आई बच्चों या नहीं आई, बता दो सबको। एक्स की देखो सुनो बच्चों, जिनको प्रॉब्लम है, ये एक तो सबसे पहले तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे 24 और 25 में ब्रेक हो गया, ये 24 और 25 इनका इंटू करेंगे 600 आ जाएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे, बना गया था। कॉमन लिया, सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यूज निकल के आई, नेगेटिव वाली वैल्यू हटा देंगे। क्यों? क्योंकि किसी चीज की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इस जगह पे इसके नीचे लिख देना, क्या लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वैल्यू एक्सक्लूड कर दी, यानी हटा दी हमने। एक्स की वैल्यू आ गई 12, हम मान के चलेंगे 12 है हमारी सिर्फ, ठीक है। 12 वैल्यू एक्स की थी, एक्स क्या है विड्थ, तो लिख देना विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 12 मीटर। वो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि लेंथ इसके डबल से एक ज्यादा थी, तो 12 का दुगुना हुआ 24, 24 में एक जोड़ा 25 आ गया, आंसर 25 मीटर हो गई लेंथ। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। अब नोट कर लो अगर करना चाहो तो। इसी प्रकार से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। पहले हम इस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाइए, और फिर उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स की वैल्यू आंसर होगी हमारा। इस चैप्टर में यही करना है बस हमें, ठीक है। अंकुर बताओ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा एक मिनट, अब एक नए सिरे से तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम खुद से करके बताना बच्चों। अगर ये समझ में आ गया है तो इस बार वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ 528, 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन सेम है कि विड्थ से लेंथ दुगने से भी एक ज्यादा होनी चाहिए। विड्थ जितनी हो उसके दुगने से एक ज्यादा होनी चाहिए लेंथ, यही कंडीशन है इसमें भी। एरिया लेकिन 528 है, लेंथ और विड्थ बता दो कितनी आएगी, जल्दी से करके बता दो मुझे कि लेंथ और विड्थ कितनी आएगी इसमें। ये मिटा दो बच्चों ये। इसमें भी सेम अप्रोच रहेगी, वही सेम कंडीशन है कि जो लेंथ है उस विड्थ के डबल से एक ज्यादा है। विड्थ लेंथ का और विड्थ का इंटू, यानी एल इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया। 528, इसे इधर ले आएंगे, उधर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 528 का और इसका दो का करो मल्टीप्लाई, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो वही मल्टीप्लाई आ जाए और घटा के ही आना चाहिए। 1056 आएगा। फैक्टर्स कर लो, पता चल जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका है ये।
32 33 देखो, मल्टीप्लाई करके चेक करने दो मुझे। 66 और ये हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 6 9 और 6 15 कैरी, 1 9 और 1 10, सही है। और क्या, 32 33 मल्टीप्लाई 1056 आ रहा है। तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 और इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इधर से, सेम कंडीशन है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, एक्स आएगा यहाँ से। 2x, एलसीएम नहीं है बेटा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है एलसीएम। तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि एलसीएम में और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। दो से करेंगे तो ये 1 3 2, फिर दो से करेंगे 6 और 6, फिर दो से करेंगे तो 33, तीन से करेंगे 11, 11 से करेंगे 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों ने देखा होगा कि 33 और बाकी का ये 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 33 करा होगा तो ये 1056 आ गया होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, समझ में आया। ये माइक एक सेकंड, माइक जो है किसी का गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, माइक ही था। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, एक्स आ गया कॉमन, 2x + 33 माइनस यहाँ से 32 तो नहीं आएगा, 16 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2x + 33 और इक्वल्स टू 0। 2x + 33, ये आ जाएगा कॉमन, x - 16 इक्वल्स टू 0। और या तो ये 0 के इक्वल, या फिर हमारा ये 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी -33/2 और x की वैल्यू यहाँ से होगी 16। नेगेटिव में लेंथ होती नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, x इक्वल टू 16 आंसर है। और जब x की वैल्यू 16 है तो 16 2 जा 32 + 1 33 हो जाएगी हमारी इसकी लेंथ। लेंथ आ गई 33, विड्थ आ गई। अभी तुम लोगों को सायरन जैसा आवाज आई थी। अरे वो यार, मोबाइल में आई थी मेरे में। इस पे मैसेज आया है कि अगले 24 घंटे में आपके जिले में हीट वेव चलने का खतरा है, बाहर मत निकलें। उसी का था ये साउंड। मैं देख रहा किधर से आया, तुम्हारे माइक से है क्या ये। 44 था टेम्परेचर आज, हाईएस्ट। बहुत ज्यादा गर्म। किसका मतलब? इसका मतलब ये वार्निंग है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है घर से कम निकलना, नहीं तो बीमार पड़ सकते हो हीट वेव की उसे, गर्मी से, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो वार्निंग था ये। अब बच्चों ये बताओ मुझे, किसे समझ में नहीं आया ये। देखो, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट आना चाहिए सबको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद का मतलब मेन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, वो मैंने समझा दिया कि कैसे बनानी है एरिया वाले क्वेश्चन में उसमें, ठीक है। और ये मैं सॉल्व साथ के साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हें ये पहले से आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इस वजह से यही सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना भी सिखा रहा हूँ तुम्हें साथ के साथ, ठीक है। मिटा दूं? प्रिंस बता, मिटा दूं?
बच्चों अगला क्वेश्चन है कि लगातार दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका मल्टीप्लाई 306 है। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं लगातार, लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर कैसे, जैसे एक 11 तो अगला 12, ऐसे करके हैं, मान लो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है, तो बताओ क्या क्या होंगे। सीधी सी बात है, जब लगातार हैं तो लगातार दो इंटीजर्स कैसे होंगे, मतलब एक जो यहाँ पे होगा उससे उससे अगला एक ज्यादा होगा, जो वैल्यू तुम इसको मानोगे उससे एक ज्यादा इसको मान लेना दूसरे वाले को, दोनों का गुणा करके आंसर बोला है उसने 306 आना चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। लगातार दो इंटीजर की बात होगी जब भी, वो भी पॉजिटिव, तो कैसे मानने हैं? एक को तुम एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, दूसरा वाला उससे एक ज्यादा लिख दो, वन प्लस करके लिख दो, सिंपल है। दीपक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो कंजिक्यूटिव इंटीजर वाली बात है ना, इसमें बहुत बार रिपीट होने वाली है चैप्टर में, कई जगहों पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आज के बाद समझ लेना। और बल्कि मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूँ, इसी के साथ साथ वो भी क्लियर कर देता हूँ, चीजें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। कभी भी बात आए, कितना, 17 18, बेटा पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है तो माइनस तो कैसे भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव पहले ही बोल दिया था मैंने, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जिनका मल्टीप्लाई करके, वो भी कंजिक्यूटिव, वो मल्टीप्लाई करके 306। बताओ मानसी। हाँ ठीक है, सही है, देखना ध्यान से अब, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। इनका अंदर इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का वन में करूंगा तो एक्स हो जाएगा, 306 इधर लाऊंगा, माइनस का 306 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा किस किस में ब्रेक करना है हमें। दो से, दो एकम दो, दो पंजे 10, दो तीन 6, पाँच और तीन 8 हो रहे हैं, तीन थ्री से हो जाएगा, थ्री फाइव जा 15, थ्री वन जा थ्री, थ्री से 17 बार हो जाएगा, 17 से अब नहीं जा सकता, तो ये फैक्टर था इसके। देखो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा 18, 18 का और 17 का गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा, और 18 में 17 घटाऊंगा एक बच जाएगा, तो सही बात है कि 18x माइनस 17x में तो करेंगे से ब्रेक हम, यहाँ से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, यहाँ कॉमन आएगा -17, यहाँ बचेगा x प्लस 18 और इज इक्वल टू 0, और x प्लस 18 उठाया मैंने कॉमन, तो यहाँ बचेगा x -17 और इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल, या फिर हमारा ये 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 17, इसको करेंगे हम नेग्लेक्ट। हम्म, यही आई है। अब उसने बात करी थी कि इंटीजर होने चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो नेग्लेक्ट करेंगे हम, इसे करेंगे नेग्लेक्टिंग, इस वैल्यू को हटा देंगे, मतलब नजरअंदाज करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की बात करी है तो ये वाली तो ले ही नहीं सकते। एक्स की वैल्यू होगी 17, एक्स की 17 है तो अगला कौन सा है, अगला x+1 है, एक एक्स था तो x+1 है, तो 17 में एक जोड़ेंगे तो x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17 + 1 18, ठीक है। तो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर 17 और 18 आ गए हमारे, समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ, ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर है, और क्योंकि एक इससे ज्यादा था तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा तब दूसरा निकलेगा, ध्यान रखना इस चीज का, माइनस वाला हटाना पड़ता है इसमें, क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जो रियल लाइफ में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ज्यादातर नेगेटिव होती नहीं है वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, लेंथ और विड्थ की बात हो रही थी, तो वो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती किसी चीज की। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने पहले क्लियर कर दिया कि दो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला हटाना पड़ेगा। किस बच्चे को समझ में नहीं आया ये बता दो बस मुझे।
आ गया तो अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं कुछ चीजें समझाऊंगा तुम्हें, और वो नोट करके रख लेना कहीं पे इम्पोर्टेंट जगह पे, जिससे कि जब आए तो मैं बोलूंगा तो तुम्हें आना चाहिए समझ में, हाँ कि इसकी बात हो रही है। ये मिटा दूं मैं ऊपर वाला थोड़ा लिखा हुआ? देखो, ठीक है बच्चों, अभी इतना ही ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है। देखना ध्यान से हो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी इस चैप्टर में बात हो कि टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस होता है या लगातार होता है हिंदी में, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, की बात हो, तो हमेशा मानना एक एक्स एंड दूसरा एक्स प्लस वन, उससे एक ज्यादा, ये मानना है इसमें, ठीक है। कभी भी टू कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर्स की बात हो, या इवन नंबर्स ही बोल दे, ठीक है, तो एक एक्स मानना और दूसरा एक्स प्लस टू मानना, दो लगातार इवन नंबर की बात कर दे तो, इवन नंबर में दो दो का अंतर होता है, एक इवन नंबर तुम्हें देख रखा है कुछ, तो उसमें दो ऐड करेंगे तो अगले वाले पहुंचेंगे हम। ऐसे अगर एक एक्स ले रखा है हमने तो दूसरा एक्स प्लस टू अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही कभी भी तुम्हें टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर दे, कोई बताएगा मुझे दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या क्या मानने चाहिए मुझे? बता। नहीं, एक एक्स तो दूसरा एक्स प्लस टू, ये भी क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर में भी दो दो का अंतर होता है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे ऑड नंबर है वन, थ्री, फाइव, सेवन, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? दो का। अगर इसको एक्स माना तो ये एक्स प्लस दो अपने आप से कहलाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो किसी अगर एक नंबर को एक्स मान लिया तो अगला वाला एक्स प्लस टू अपने आप हो जाएगा ऑड। ऐसे इवन में दो दो का अंतर है, जितने का गैप होता है वैसे ही मान लेते हैं, उतना ही ऐड कर देना है पहले वाले नंबर में। ये कहीं लिख लो तुम, ये काम आएगा तुम्हें इस चैप्टर में भी, अगले में भी, पांचवें में भी, फिफ्थ वाले में। समझ में आ रही बात? मानसी, आज यहीं तक करेंगे, इससे आगे वो करेंगे हम कल। अब इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम ही है टोटल, ध्यान रखना, क्योंकि सॉल्व करने का एक तरीका हो रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बचती हैं इसमें, पांच नंबर की भी आ जाती है कभी कभी, ध्यान रखना इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम। आज ही क्लास बच्चों यहीं तक, ठीक है।